आज की क्लास में हम इंटरनेशनल बिजनेस के नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के नेचर और स्कोप पे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से नेचर हैं और क्या क्या स्कोप हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं सॉर्ट किया हूं, उनके बारे में मैं आपके साथ बताने की कोशिश करूंगा। नेचर ऑफ आईबी। फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ टू कंट्रीज। इट गिव्स बेनिफिट। क्यों? क्योंकि कंट्रीज जो है, दोनों ही कंट्रीज, मोर देन वन कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसमें दोनों ही बिजनेस और दोनों ही कंट्रीज को ग्रो होने के चांसेस है ग्लोबल लेवल पे, और मैक्सिमम बेनिफिट। एक वो देश जो रिचर है पहले से, उसको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, यानी कि एक रिचर लिस्ट में नहीं है, उस लेवल पे नहीं है, उससे भी इसका बेनिफिट मिलता है जब वो ग्लोबल लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, स्टैब्लिश करता है। उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेंगे, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट की चांसेस और बढ़ जाते हैं, रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट होते हैं। दिस विल हैव डेवलपिंग कंट्रीज इन द डेवलप देयर इकोनॉमी। सो therefore we can say developing countries open up their economy for foreign investment। तो ये जब इन्वेस्टमेंट और आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, कैपिटल्स आएंगे, टेक्नोलॉजी आएंगे, इंडस्ट्रियल आपका डेवलपमेंट होगा, तो इससे एक नहीं दोनों ही देशों का फायदा होता है। तो पहला नेचर तो हमारा ये हो गया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ टू इकोनॉमी। सेकेंड हमारा है हाई रिस्क एंड लिमिटेशंस की बात करते हैं। हाई रिस्क की जब बात करते हैं तो देखिए, ग्लोबल बिजनेस है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं और हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर वहाँ के इन्वेस्टमेंट के बारे में, वहाँ की पॉलिसीज़ के बारे में नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे हमें ही नुकसान होता है। दूसरा लिमिटेशंस ये होता है कि मान लीजिए हम कोई भी ग्लोबल बिजनेस या स्पेसिफिक रीजन में जो है अपने हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे ऊपर एक लिमिटेशन लग जाती है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसीज हैं, जिसके कारण हमारी एक लिमिटेशन ये हो गई कि हम एक सर्टेन एरियाज में ही जो है अपनी कोलैबोरेशन कर सकते हैं या सर्टेन कंट्री के साथ ही कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज जो है कुछ स्पेसिफिक बिजनेस को अलाउ नहीं करती हैं। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशन हो जाते हैं जो स्पेसिफिक रीजन होते हैं और स्पेसिफिक थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कुछ ट्रेड पॉलिसीज हो जाती हैं, कुछ बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे बिजनेस को एक लिमिट कर देते हैं, लिमिटेशंस के फॉर्म में वर्क करा देते हैं। तो सर्टेन एरियाज के लिमिटेशंस भी हमारे लिए जो है थोड़ा सा एक रिस्क का पार्ट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस कुछ हाई रिस्क भी है और लिमिटेशन भी है। इसका बेहतर तरीका यही है कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक स्पेसिफिक रीजन को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप किस किस रीजन में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किस किस कंट्री के साथ आप ज्वाइंट वेंचर या कोलैबोरेशन के साथ आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हाई रिस्क के बचना हो तो आप जो है प्रॉपर उनके रूल्स रेगुलेशन को समझिए, जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स की बात होती है, मॉनेटरी फॉर्म, उन सारी चीज़ों को समझिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आपका जो ट्रेड जो मर्चेंटाइज हैं उनके बारे में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करिए, जिससे आप एक्सट्रीम डेंजर पोजीशन से बच सकते हैं। नेचर ऑफ आईबी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज स्केल ऑपरेशन। इंटरनेशनल बिजनेस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशन एट अ टाइम बिकॉज इट कंडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल ग्लोबली। प्रोडक्शंस ऑफ गुड एट अ लार्ज स्केल। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्लोबल डिमांड्स को फुलफिल करना है ग्लोबल लेवल पे। तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शंस है, जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, दोनों ही उन्हें लार्ज स्केल पे करना होगा। इसके अलावा उन्हें अवेयर भी करना है प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर पूरा का पूरा हम एक्सपोर्ट ही कर देंगे। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो एक डोमेस्टिक मार्केट है वहीं से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने के भी चांसेस होते हैं। तो हम इंटरनेशनल बिजनेस का जो एक लार्ज स्केल ऑपरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें डोमेस्टिक डिमांड को भी फुलफिल करते हैं, इसके अलावा हम फॉरेन मार्केट को भी एक्सपोर्ट करते हैं।
So in simple way, first they fulfill the domestic demand and then they export to the surplus in the foreign market. So international business contain large number of operation at a time because it is conducted on a large scale. So production of goods, marketing, it should be in large scale, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, ग्लोबल डिमांड को ही पूरा करना है। तो जब आप ग्लोबल डिमांड को पूरा करना है तो आपको दोनों ही कंट्रीज के डिमांड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और दोनों ही कंट्रीज के कंज्यूमर को भी समझना पड़ेगा, उनकी एक बाइंग कैपेसिटी को भी समझना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको जो है अपने स्केल्स को, अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये पूरा लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसिटिव नेचर। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आईबी इज हाईली अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी, मान लीजिए आप जिस देश से जुड़े हुए हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सडनली कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हो जाते हैं, नए रूल्स आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आती है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए हैं, कुछ नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है या आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, तो ये जो है ना एक पॉजिटिव रोल तो प्ले करते हैं बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल भी ये प्ले करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि पॉलिसीज जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कैसी पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे आप अपने बिजनेस को बेहतर एक्सपेंड कर पाएं और मैक्सिमाइज कर पाएं प्रॉफिट या लॉस जो भी है। तो अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और लॉस को मिनिमाइज करना है, तो हमें कहीं ना कहीं आईबी के थ्रू ये समझ में आता है जो नेचर ऑफ आईबी है थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि आप डिफरेंट कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने अगर आपको कोई इंपोर्ट किया, तो मान लीजिए इंडिया में कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी कंट्री के गवर्नमेंट्स ने कैसे रूल्स पॉलिसीज फॉलो किए हैं, जो ट्रेड पॉलिसी है, अगर सडनली उसमें कुछ चेंजेज आ जाता है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको तो भी होता है और उस कंट्री को भी होता है जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है आपको। तो थोड़ा सा ये जो नेचर है ना आईबी का, ये थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है और सेंसिटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर की, मार्केट सेगमेंटेशन। इंटरनेशनल बिजनेस इज बेस्ड ऑन मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ द कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है हमारा डिवाइड होता है ग्रुप अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि मान लीजिए आप डोमेस्टिक में है तो आप क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, एज बेसिस पे और जेंडर बेसिस पे से बहुत सारे सेगमेंट आप क्रिएट कर देते हैं। बट जब आप इंटरनेशनल बेसिस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक सेगमेंट हो जाता है जो है ज्योग्राफिकल सेगमेंट होता है कंज्यूमर का, और एक ये हो जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज में कंज्यूमर के डिफरेंट डिमांड है। तो आप अपनी गुड्स को जो प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है, डिफरेंट कंट्रीज के जो डिमांड है उनके अकॉर्डिंग जो है आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, सप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है केवल कंज्यूमर के बेसिस पे नहीं हो जाता है, बल्कि ये सेगमेंटेशन जो ज्योग्राफिकल बेसिस पे हो जाता है। ज्योग्राफिकल बेसिस पे जो डिमांड होते हैं कंज्यूमर्स के, उन ग्रुप्स के डिमांड के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाता है और आपको अपने प्रोडक्शंस और डिमांड्स को उस ज्योग्राफिकल बेसिस पे जो है फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, एकीकरण। एकीकरण का सेंस ये है यानी कि कहीं ना कहीं आप पूरे एक अपनी कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज, दोनों की कंट्रीज की इकोनॉमी और रिसोर्सेज को आप मर्ज करके एक साथ काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, कंबाइंड द इकोनॉमी ऑफ मैनी कंट्रीज। जैसे फाइनेंस में लेबर, रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कोलैबोरेशन किया है, आप कुछ बिजनेस दूसरे कंट्री में करना चाहते हैं तो आप उनके रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेबर का यूज करते हैं। आप कोई प्रोड्यूस करते हैं अपने पार्ट को डिफरेंट कंट्रीज में, तो आप अपना पार्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ पर असेंबल हो रहा है, या आप कहीं से डिफरेंट पार्ट जो है इंपोर्ट करते हो, असेंबल होता है ना कि जैसे आप किसी मोबाइल पे लिखे होंगे, देखते हैं कि बहुत सारे फोन्स पे होता है कि मेड इन जापान और मेड इन चाइना, असेंबल इन इंडिया। इट मीन्स कि आप डिफरेंट कंट्रियों से पार्ट लाए हैं और आपने असेंबल कहाँ किया है, एक अपनी कंट्री में या दूसरी सेम कंट्री में आपने असेंबल किया है। तो जहाँ आप असेंबल कर रहे हैं और जहाँ आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वहाँ पे आप असेंबल कर रहे हैं, तो असेंबल कर रहे हैं तो आप वहाँ के रिसोर्सेज, फाइनेंस और लेबर की, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो यूज़ कर ही कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं एक मल्टीपल लेवल से इंपोर्ट करने के बाद एक सेम प्लेस पे उन रिसोर्सेज का यूज़ करना, तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करता है, मतलब एकीकरण।
नाउ व्हाट आर द स्कोप ऑफ आईबी? स्कोप ऑफ आईबी में मैं बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश किया हूँ, बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशंस तो नहीं कर पाया क्योंकि एक बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताने की कोशिश किया है, एक मर्ज करके बहुत सारी चीज़ों को। पहला तो हो जाता है फाइंडिंग ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप कहीं ना कहीं आपको नए मौके मिल रहे हैं, आप अपनी बिजनेस को एक नए कंट्री में स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही बड़ा मौका और एक अच्छा मौका मिल रहा है कि आप अपनी बिजनेस को और ब्रॉड कर सकते हैं, एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड है ज्वाइंट वेंचर। अब सिंगल आप करने से अच्छा है कि आप डिफरेंट कंट्रीज में जाएं और वहाँ के कंपनी के साथ कोलाब्रेशन कर लें। ज्वाइंट वेंचर बहुत सारी कंपनियों का होता है, जैसे आप देख लीजिए मारुति और सुजुकी का, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं ज्वाइंट वेंचर का ही पार्ट है, दो कंपनियां आपस में मिलकर एक नए सिनारियो पे वर्क कर रहे हैं, नए जगहों पे वर्क कर रहे हैं और एक नए तरीके से वर्क कर रहे हैं। फ्रेंचाइजिंग, अक्सर ये मॉडल हमको देखने को मिलता है हर कंट्री में। आप देख लीजिए करंटली बहुत सारी कंपनियां जो है फ्रेंचाइजिंग मॉडल में ऑपरेट कर रही हैं, जो अपने ही कंट्री के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट कर रही हैं, तो एक ग्रोथ के चांसेस बन जाते हैं। आप ऑनर हैं, आप अपनी कंपनी को फ्रेंचाइजिंग मोड में किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके एक नए आउटलेट्स भी ओपन हो रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात, आप जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ की करेंसीज में आपको डील करना पड़ता है। अगर वो आपकी कंट्री में आते हैं तो उनको आपकी कंट्री में डील करना होता है, आपकी करेंसीज के फॉर्म में करना होता है, तो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है। एफडीआई हम लोगों जैसे कंट्री हम लोगों को पढ़ाया गया था और हम लोग ने भी इस बारे में अक्सर बात करते रहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं होता, ये बहुत ही बेहतर होता है किसी भी कंट्री के लिए। डिपेंड करता है कि हम उनकी सिक्योरिटीज पे भी ध्यान दें और कुछ कंडीशंस टर्म्स को बनाए रखें, इस बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये भी एक स्कोप है। बेनिफिट क्या होता है? करेंसी एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज ऑफ करेंसी, यानी कि दोनों ही कंट्रीज के मोर देन वन कंट्रीज से अगर आपका बिजनेस है तो आप दोनों ही कंट्रियों को जो है करेंसियों का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे रुपीज का आप मान लीजिए डॉलर में हो गया, यूरो में हो गया, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ करेंसी का फॉर्म बेहतर होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस एक बहुत बड़ा स्कोप है आपकी करेंसी एक्सचेंज के फॉर्म में। ग्रोथ, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज के ग्रोथ बहुत ही होते हैं। आप जैसे जैसे कंट्री में जाएंगे अपनी बिजनेस को स्टेब्लिश करेंगे, वैसे वैसे आपकी बिजनेस ग्रो होती है, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है, आपकी कंपनीज ग्रो होगी, कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो होंगे, आपके लेबर्स चाहिए होंगे, आपके एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो आपका इंक्रीज होता ही चला जाता है। और लास्ट हमारा सबसे मेन होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। आप केवल डोमेस्टिक मार्केट में ना सीमित रखें, आप अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपको स्ट्रेटजी डिफरेंट जो है कैटेगराइज प्लान करनी पड़ती है। आपको मार्केटिंग का एक स्कोप मिल जाता है, एक ब्रॉड लेवल मिल जाता है, एक कहते हैं ब्रांड के फॉर्म में, एमएनसीज के फॉर्म में खुद को स्टेब्लिश करने का मौका मिल जाता है। तो ये जो मेन पॉइंट हमारे समरी के फॉर्म में मैं बताने की कोशिश किया हूँ, स्कोप ऑफ द आईबी, यानी कि कहीं आप न्यू मौके मिल रहे हैं, पहला तो आपका ये हो जा रहा है, पहला मौका आपका ये मिल जा रहा है कि आपको क्या मिला, आपको एक नया मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, जहां पे आप बिजनेस को बेहतर तरीके से फॉर्म कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका ज्वाइंट वेंचर हो जा रहा है, फ्रेंचाइजिंग कर ले रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बेनिफिट करेंसी एक्सचेंज की बात हो रही है, ग्रोथ और इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये सारे जो है इंटरनेशनल बिजनेस के आपके स्कोप। Thanks for watching and listening me. Don't forget subscribe, share and like. Comment down please if you like more.